नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इतिहासकारों के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत। सबसे पहले जानते हैं भौतिक अवशेष। क्या थे भौतिक अवशेष और वे हमें इतिहास के बारे में क्या बताते हैं? पुरातत्व की विधियाँ प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास में मदद करती हैं। यानी कि जो पुराने मंदिर, महल इत्यादि हैं, इमारतें हैं, वह हमें प्राचीन भारत के बारे में, मध्य भारत के बारे में और आधुनिक इतिहास के बारे में जानने में मदद करती हैं। भारत एवं अन्य देशों में प्रागैतिहास और प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोग। प्रागैतिहास क्या होता है? वह काल जिसके लिखित प्रमाण नहीं है। इतिहास मुख्यतः लिखित सामग्री पर आधारित होता है, यानी कि जो वेद, ग्रंथ इत्यादि हैं, लिखित रूप में हैं, उनसे हम इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल और सामग्री। तो प्रागैतिहासिक स्थल क्या होते हैं? स्थल मुख्य रूप से आवासीय नहीं होते, बल्कि मृत्यु, पशु आदि से जुड़े होते हैं। नदियों के किनारे, गुफाएं, पहाड़ी स्थल प्रमुख है। औजार, पत्थर, अस्थियां, मिट्टी के बर्तन आदि मिलते हैं, तो इन्हें ही हम प्रागैतिहासिक स्थल या फिर सामग्री कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति और ताम्रपाषाण युग। हड़प्पा से लिपिक प्रमाण मिले लेकिन पढ़ा नहीं गया, यानी कि हमें हड़प्पा के समय कुछ ऐसे लिपि मिली है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसे आद ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ताम्रपाषाण युग में लोग लिखना नहीं जानते थे। शिलालेखों से ऐतिहासिक निर्माण के प्रमाण, यानी कि जो पत्थरों पर चित्र बने होते थे, उनसे भी हमें बहुत सारी प्रमाण मिलते हैं इतिहास की। महत्वपूर्ण स्थल और सामग्री। दक्षिण भारत के पाषाण मंदिर, पूर्वी भारत की ईंटों वाली मठ निर्माण शैली, टीलों से प्राप्त भौतिक अवशेष। टीले, खंडर और खुदाई। एकल प्रधान और बहुसांस्कृतिक टीले व खंडर, हमें अलग अलग तरह के टीले मिलते हैं जिसमें एकल प्रधान और बहुसंस्कृति के टीले और खंडर शामिल हैं। किसी स्थल की सतही और गहराई वाली खुदाई से कालक्रम और संस्कृति का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि यदि हम किसी संस्कृति के समय का पता लगाना चाहते हैं तो हमें उसकी गहराई से, उसकी खुदाई से इसका अनुमान मिल सकता है। लंबवत खुदाई से काल अनुक्रम की जानकारी मिलती है और समतल खुदाई से अधिक जानकारी नहीं मिलती। क्षेत्रीय विविधता और स्थल। पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ज़्यादातर ये इलाके सूखा और संरक्षित स्थल थे। गंगा के मैदानों में संरचनाएं नष्ट हुईं और इन्हें पहचानना मुश्किल है। बलूचिस्तान ईस्वी पूर्व 6000 में गांव बसना शुरू हुए। दक्षिण भारत बड़े पत्थरों के बीच दबे औजार और हथियार को दिखाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो क्या होता है रेडियो कार्बन डेटिंग? इसे हम C14 डेटिंग, C मीन्स कार्बन, जीवित वस्तुओं में कार्बन की माप पर आधारित। तो ये जो कार्बन डेटिंग है ये हर जीवित चीज़ में पाई जाती है। C14 का अर्ध जीवन काल 5568 वर्ष होता है। वस्तु के कार्बन तत्व की मात्रा से हम उस वस्तु के काल का निर्धारण कर सकते हैं। अधिकतम 70,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं की तिथि का हम ज्ञात लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। तो यदि आपको किसी भी चीज़ का काल पता करना हो तो आप रेडियो कार्बन डेटिंग से पता कर सकते हैं। पौधों और जानवरों से जानकारी। परागकण, बीज, हड्डियाँ,
अध्ययन के स्रोत हैं। यदि आपको पौधों के बारे में जानकारी चाहिए या जानवरों के बारे में जानकारी चाहिए तो वह हमें परागकण, बीज, हड्डियाँ आदि के अध्ययन से मिल सकती है। जानवरों के पालन, धातु उपयोग के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी, राख की परतें, अनाज के अवशेष भी महत्वपूर्ण हैं जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। पुरातत्व शास्त्र और भूगर्भ शास्त्र। ईसवी पूर्व 3000 तक प्रागैतिहास के अध्ययन हेतु मिट्टी और चट्टानों का विश्लेषण किया जाता था। भूगर्भ शास्त्र और जैविक अध्ययन आवश्यक है। कुल इतिहास काल का 98% भाग प्रागैतिहासिक है। अब जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में सिक्के और शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है, ये हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। सबसे पहले जानते हैं सिक्कों का महत्व। सिक्के और शिलालेख बड़ी संख्या में पाए गए हैं जिनका अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन भारत में मुद्रा कागज पर नहीं बल्कि धातु पर आधारित थी। सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे की धातुओं से बनाए जाते थे। सिक्कों की विशेषताएं। पहले सिक्के जलने योग्य मिट्टी से भी बनाए जाते थे। अधिकतर सिक्के कुप्पड़ कहलाते थे जो मोहरों जैसे होते थे। सिक्कों का उपयोग व्यापार, भुगतान और संग्रह के लिए होता था। प्राचीन समय में सिक्कों का उपयोग। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के अभाव में लोग मिट्टी के बर्तनों और पीतल के बर्तनों में धन इकट्ठा करते थे। जैसे आज हम अपनी सारी सेविंग बैंक में जमा कराते हैं, उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय आम लोग मिट्टी के बर्तनों में या पीतल के बर्तनों में अपने धन को छुपा कर रखते थे। सिक्कों का उपयोग केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी देशों जैसे रोम, चीन आदि में भी होता था। सिक्कों के संग्रह और संरक्षण। प्रमुख संग्रहालय जहाँ पर सिक्कों को संभाला गया है: कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्रिटेन आदि। ब्रिटेन ने भारत से कई सिक्कों को संग्रहित किया। भारतीय सिक्कों की सूचियाँ तैयार कर प्रकाशित की गई हैं जिससे हमें प्राचीन भारत में प्रचलित अलग अलग सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन सिक्कों की विशेषताएं। प्रारंभ में प्रतीकों वाले सिक्के मिलते हैं, जैसा कि हम हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं कि हमें ऐसे सिक्के मिलते हैं जिस पर पशु बने हुए हैं, एक योगी बैठा हुआ है। बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम व तिथियां अंकित होने लगी। इससे शासकों और राजवंशों के इतिहास की जानकारी मिलती है। सिक्कों से प्राप्त जानकारी। सिक्कों से हमें क्या क्या जानने को मिलता है? जैसा कि हमने जाना, सिक्कों पर राजाओं के नाम और तिथियां लिखी होती थी, तो हमें पता चलता है कि उस समय उस तिथि में शासक कौन थे, कहाँ से आए थे, कितना शासन किया था। आर्थिक इतिहास। हमें पता चलता है कि सिक्कों का आर्थिक इतिहास क्या है। दान, भुगतान, व्यापार की जानकारी, व्यापारियों और सुगंधियों के नाम और गिल्ड्स का उल्लेख। महत्व। सिक्के उस समय के शिल्प और व्यापार गतिविधियों के प्रतीक हैं। सिक्कों से व्यापारिक मार्ग, लेन देन की पद्धतियाँ समझ में आती हैं। अब जानते हैं शिलालेख। सिक्कों की तुलना में शिलालेख अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है और लेखों का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। शिलालेख विभिन्न वस्तुओं पर मिले हैं: मोहरें, पत्थर, ताम्रपत्र, मंदिर की दीवारें, लकड़ी, ईंटें आदि। भारत में शिलालेख का विकास। प्राचीनतम शिलालेख 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल, तेलुगु सहित कई भाषाओं में ये लेख मिलते हैं। ईसा पूर्व 6ठी-5वीं शताब्दी से ही इनकी शुरुआत मानी जाती है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए।
कुछ खरोष्टी में भी। ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम लिपियों में से एक है जो आगे जाकर विविध भाषाओं में विकसित हुई। प्रमुख ग्रंथ। भारतीय शिलालेखों का संग्रहण कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकरम के नाम से हुआ। शिलालेखों का महत्व। सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक जानकारी का स्रोत। दान, भूमिदान, कर आदि के रिकॉर्ड। राजाओं और राजकुमारों के अलावा व्यापारियों और अधिकारियों द्वारा भी उपयोग। साहित्यिक स्रोत। अब जानते हैं साहित्यिक स्रोत के द्वारा हमें इतिहास से क्या जानकारी मिलती है। भारत में लेखन की परंपरा ईस्वी पूर्व 2500 के आसपास मानी जाती है। पांडुलिपियाँ भोजपत्रों, ताड़पत्रों, चमड़े की झिल्लियों, लकड़ी की पट्टियों पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियाँ धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों पर आधारित होती थी। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं। ऋग्वेद को ईस्वी पूर्व 1500 से 1000 का माना जाता है। वेदों के अध्ययन हेतु वेदांगों का अध्ययन आवश्यक होता था। ये वेदांग 6 तरह के हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। महाकाव्य। महाभारत और रामायण भारत के दो मुख्य महाकाव्य हैं। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं, जबकि मूल रामायण में 6000 श्लोक थे, बाद में 24,000 तक बढ़े। विवरणात्मक साहित्य। वर्ण आश्रम व्यवस्था, जाति प्रथा, विवाह, जन्म, उपनयन, श्राद्ध आदि के विवरण उपलब्ध हैं। शास्त्रों और स्मृतियों से सामाजिक जीवन का अध्ययन संभव हो पाया है। अन्य धार्मिक ग्रंथ। जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ये पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखे गए हैं। विदेशी संदर्भ। अब हम जानते हैं कि हमें इतिहास को जानने में विदेशी संदर्भों ने क्या सहायता की है। ग्रीक, रोमन और चीनी यात्रियों ने भी भारत के बारे में लिखा। अलेक्जेंडर के आक्रमण का विवरण यूनानी स्रोतों से प्राप्त होता है। मैक्सनीथ की इंडिका हमें चंद्रगुप्त मौर्य का समय बताती है, उसके शासन के बारे में बताती है। ग्रीक ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, टॉलेमी की जियोग्राफी। इतिहास का निर्माण और स्रोत। लाल सागर और भारतीय महासागर में रोमन व्यापार। चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल और हेनसोंग हर्ष काल के समय को बताते हैं। कोसास, इंडिकोप्ले, ओटिस जैसे ग्रीक रोमन लेखक हमें इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ग्राम चित्र। सामुदायिक उत्सव कबीलाई समाज के समतावादी स्वरूप को दर्शाते हैं। सती प्रथा का उल्लेख 1930 तक बिहार में देखा जा सकता है। जातीय भेदभाव के भी कई उदाहरण मिलते हैं। प्राकृतिक विज्ञान। इतिहास लेखन में सामाजिक विज्ञानों का उपयोग लगभग 30 साल पूर्व शुरू हुआ। स्थान शास्त्र, भूविज्ञान और जीव विज्ञान में मदद। इतिहास बोध। पुराणों में 4 युगों का उल्लेख कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग का किया गया है। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ऐसे ही शक संवत 78 ईस्वी से, गुप्त संवत 319 ईस्वी से माना जाता है। अशोक के शिलालेख, हर्षचरित्र, रामचरित में ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इतिहास बोध। पुराणों में 4 युगों का उल्लेख है। हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, शायद ये क्लिप दोबारा आ गई है। इतिहास का निर्माण। 200 से अधिक स्थानों पर खुदाई, शिलालेख,
पुरातात्विक खोजें, कृषि, वस्त्र, संस्कृति का अध्ययन आवश्यक। गंधहार संस्कृति का ऋग्वेद अध्ययन से संबंध। पुनर्निर्माण के साधन। प्राचीन साहित्य, सिक्के, शिलालेख, पुरातात्विक अवशेष, पुराणों की कथाएं, महाकाव्य आदि ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के प्रमुख स्रोत हैं। सामाजिक प्रयत्नों और जातीय विकास को समझने में यह सभी उपयोगी सिद्ध होते हैं। प्राचीन भारत और वैश्विक संदर्भ। प्राचीन भारत और अन्य देशों की तुलना से प्राचीन समाजों के विकास का अध्ययन किया जा सकता है। मानव आनुवंशिक अध्ययन से जातीय मिलन, जनसंख्या फैलाव, संस्कृति का प्रसार समझा जा सकता है। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण कालक्रम। सबसे पहले बात करते हैं ईस्वी पूर्व। 3 AM सिंधु संस्कृति में लेखन। 1500 से 1000 का कालक्रम ऋग्वेद के बारे में बताता है। 1000 से 500 ईस्वी पूर्व का कालक्रम यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आर्णयक, उपनिषद के बारे में बताता है। 600 से 300 ईस्वी पूर्व श्रोत सूत्र और गृह सूत्र के बारे में बताता है। अब बात करते हैं ईस्वी की। 6 सदी साहित्य अनुसार महावीर और बुद्ध के बारे में बताती है। 500 से 200 ईस्वी हमें धर्मसूत्र के बारे में। 450 पाणिनि का व्याकरण। 326 अलेक्जेंडर का आक्रमण। 322 चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक और तीसरी सदी स्पष्ट लेखन की शुरुआत हुई। विक्रमी संवत एवं ईसवी सन के बारे में थोड़ा जानते हैं। पहली सदी खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख। श्रीलंका में पाली ग्रंथ। 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत की शुरुआत हुई। 319 गुप्त काल की शुरुआत। 400 ईस्वी महाभारत रामायण का संकलन। 6 से 12वीं सदी महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना जैसे राजतरंगिणी, हर्षचरित्र, विक्रमांक, देवचरित्र। 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक शिलालेख की व्याख्या। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।